नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशहाल है और मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का ओएसिस एजुकेशन की इस वीडियो में। हम वेक्टर पढ़ चुके हैं, आज हम वेक्टर का रिवीजन करने वाले हैं। कुछ अलग तरीके से कोशिश करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या अलग है वो जानने के लिए, देखने के लिए, और उसके साथ में कुछ आपको इम्पोर्टेंट टिप्स भी मिलेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ही काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते ही भाई साहब, ये आप तो इनको जानते ही होंगे, ये है हमारे वेक्टर भाई साहब। कौन सी मूवी में आते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे हालांकि बताया गया है ये बायो स्टूडेंट्स है, और मेरे काफ़ी सारे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनको वेक्टर से इतना ही डर लगता है। खैर आगे बढ़ते हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। हमें ऑलरेडी पता है स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमें कंसिडर करना है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताया गया है। जैसे स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बात करें तो स्पीड, मास, एरिया, वॉल्यूम व एक्सेट्रा, है ना। ये एरिया यहाँ पे लिखा गया है, पर उसके बारे में हम आगे जानेंगे। आगे मतलब 12th में आप शायद से बात करोगे उसके बारे में, कोई बात नहीं। और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उससे पहले ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली आपको ऐड करना है। दो तरीके हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। ये रिविजन है, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं होगा। आपको अगर डिटेल में जानना है, इस तरह से करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तो यहाँ पे लिंक डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर ले लिए। वेक्टर मान लीजिए ये ए है, ये वेक्टर बी है। तो ये जो वेक्टर मिलेगा हमें, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें, जब हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं तो हमें क्या समझना है, क्या जानना है। द टेल of the next on the hand of the previous। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। तो जैसे ये नेक्स्ट इज बी, प्रीवियस इज ए, तो ए के हेड के ऊपर बी का टेल हमने रखा है। उस तरह से आगे बढ़ते हुए फाइनली हमें आगे बढ़ना है। और ए प्लस बी को निकालने के लिए द फर्स्ट टेल टू द लास्ट हेड। तो इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं वो आगे जानेंगे, पर अभी के लिए इतना ही। और जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो टेल ऑन द टेल, दो वेक्टर्स ए और बी यहाँ पे बताया गया है। ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है। दोनों की टेल को कॉमन रखा है हमने, और ये दो वेक्टर्स को हमें कुछ इस तरह से लेना है कि वो पैरेललोग्राम के दो साइड्स की तरह बिहेव करे। तो पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ए के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ पे बना दिया, वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ पर बना दिया। तो हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। और फिर कॉमन टेल से शुरू करते हुए डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स में हमने जो वेक्टर बनाया वो हमारा रिजल्टेंट माने कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। चाहे आप ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करें, चाहे आप
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करें, आंसर आपका रिजल्टेंट सेम ही मिलेगा, प्रोवाइडेड वेक्टर ए और बी हमने सेम रखे हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ डेरिवेशन भी किया था, जो डेरिवेशन कोई भी दो वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें इस फॉर्मूला से मिल जाएगा, दैट इज स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स प्लस स्क्वायर ऑफ magnitude of the other vectors plus 2 into magnitude of one of the vectors into magnitude of the other vector into cos theta, where the theta is the angle between both the vectors। एंड ये हमें ध्यान में रखना है, जब हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तब मान लीजिए दो वेक्टर्स पी एंड क्यू है, तो आपको दोनों टेल को कॉमन रखते हुए ही निकालना है। मान लीजिए आपका वेक्टर पी यहाँ पर दिया गया है, वेक्टर क्यू यहाँ पर दिया गया है, तो दिस वुड नॉट बी द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। आप इन दोनों में से किसी वेक्टर को एक्सटेंड करो, और ये जो एक्सटेंडेड लाइन और कोई भी वेक्टर आपने लिया है वो जो है दैट वुड बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहाँ पर नोटेशन के रूप में अल्फा लिया गया है, दैट इज ओके, थीटा ले लो, अल्फा यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, व्हाइल द बीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको, दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड, और आपको डायरेक्शन के लिए दो फॉर्मूलाज बताए गए हैं, है ना। तो साइन बीटा के लिए अगेन बीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर, तो टेन बीटा इज बी साइन अल्फा अपॉन ए प्लस बी कोस अल्फा, थीटा भी बोल सकते हो, और साइन बीटा इज बी साइन अल्फा बाई आर। ठीक है, तो ये दोनों अगर देखो यहाँ पर वेक्टर ए और बी के रिलेशन में आपने डायरेक्शन ऑफ आर फाइंड किया, और यहाँ पर आप रिजल्टेंट को कंसिडर कर रहे हो, तो जिस तरह से आपको क्वेश्चन में बताया गया है उस हिसाब से आप उसको पिक कर सकते हैं। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद जो फॉलो होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसीलिए ये दोनों ही चीज़ें काम आएंगी। आपको लगेगा ये ट्रायंगुलर लॉ लंबा चौड़ा हो रहा है, ये सब याद रखने से, सिर्फ ये याद रख लेने से आप ट्रायंगुलर लॉ और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्पेशलिटी क्या है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों तभी इस्तेमाल होते हैं जब दो वेक्टर हमारे पास है। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हमें ऐड करना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है ज्योमेट्रिकली ऐड करने के लिए, दैट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है, द टेल ऑफ द नेक्स्ट ऑन द हेड ऑफ द प्रीवियस। कोई भी एक वेक्टर उठा लीजिए, उसको रख लीजिए, फिर नेक्स्ट वेक्टर उठाइए, उसको इस तरह से रखना है, उसकी टेल नेक्स्ट प्रीवियस वेक्टर ए हेड के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर वेक्टर ए है, उससे हेड के ऊपर वेक्टर बी आ गया, वेक्टर बी का टेल आ गया, उस तरह से हमने अरेंज किया है। उसी तरह से बी के हेड के ऊपर सी का टेल आ गया, उसी तरह से सी के टेल के ऊपर डी का हेड, एंड सो ऑन। एंड फाइनली रिजल्टेंट ढूंढने के लिए क्या करना है, द फर्स्ट टेल टू द लास्ट हेड। फर्स्ट टेल कहाँ है, यहाँ ए का टेल जो है दैट इज द फर्स्ट टेल, और जो ई का हेड है दैट वुड बी द लास्ट हेड। दोनों को ज्वाइन कर लिया और हमें हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल जाएगा, जो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात आती है, एडिशन ऑफ वेक्टर हमें आता है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कोई बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ कोई भी एक वेक्टर हो, जो मान लीजिए आपको पास वेक्टर ए वेक्टर बी है और आपको ए माइनस बी निकालना है, तो आप सिर्फ वेक्टर ए प्लस माइनस बी ऑफ द वेक्टर्स आप निकाल लो, आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, है ना। और जब आप माइनस निकाल रहे हैं तो आपको क्या ख्याल रखना है, आपको सिर्फ डायरेक्शन को रिवर्स करना है, मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे। ठीक है,
फिर आता है यूनिट वेक्टर। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम जो ऐसी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है जिसको हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं उसको कवर करेंगे। जैसे हमने वेक्टर में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात किया था, यहाँ पे हमने वो इंक्लूड नहीं किया है। बहुत ही सिंपल सा है, तो आप अगर आपको वो सब देखना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि आपने वो सब देख लिया है और फिर आप रिवीजन के लिए आए हैं। सो इंटेंशनली उसको कवर यहाँ पर नहीं किया गया है। यूनिट वेक्टर जब कभी भी हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, मैग्नीट्यूड इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना, तब जाके हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। देखो ये बोल्ड लेटर है, बोल्ड लेटर एरो या ऊपर एरो करो, दोनों ही चीज़ है, दोनों ही रीत से आप दोनों ही तरीके से आप यूनिट वेक्टर या वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यूनिट वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर से अलग से कैप पहनानी पड़ती है ना। विंटर चल रहा है, आप लोग कैप पहना रहिए। चलिए फिर आप यूनिट वेक्टर नहीं कहलाएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। यूनिट वेक्टर की बात चली है तो फिर तीन कॉमन जो यूनिट वेक्टर्स, तीन कॉमन डायरेक्शन जो हम बार बार बात करने वाले हैं, एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, आई एफ जे एफ के एफ, यहाँ पर मेंशन हमने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या फिर आपको वेक्टर को कोई भी डायरेक्शन में आप कोशिश कर रहे हैं उसको रिजोल्यूट करने की, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको रेक्टेंगुलरली ही उसके कंपोनेंट्स को फाइंड करें, आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, है ना। तो पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात यहाँ पर कर लेते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर हमने लिया है ए, जो एक्स वाई प्लेन में हमने अभी के लिए कंसीडर किया है, उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ए एक्स बता दिया, वाई डायरेक्शन में हमने बता दिया ए वाई। ए एक्स का हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा ए कॉस थीटा, और वही ए वाई मिल जाएगा ए साइन थीटा। यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन होगा और वाई कंपोनेंट ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन में हमें मिल जाएगा, है ना। तो अगर आप वेक्टरली लिखना चाहते हैं, ये बोल्ड लेटर है तो वेक्टर समझ लेना है, तो हम बोल सकते हैं इट इज ए एक्स आई एफ और ए cos थीटा आई एफ। उसी तरह से ए वाई के लिए भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड के बारे में पूरे वेक्टर को कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज ए एक्स आई एफ प्लस ए वाई जे एफ, या फिर ए cos थीटा आई एफ प्लस ए साइन थीटा जे एफ। उसी अगर मान लीजिए आपको कंपोनेंट दिया गया है और आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है, तो दो फॉर्मूला मिल जाएंगे, इससे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यहाँ पर जेड कंपोनेंट कंसीडर नहीं किया है। अगर आपको जेड कंपोनेंट कंसीडर करना है तो यहाँ पर आप जेड कंपोनेंट को भी ऐड कर सकते हैं, स्क्वायर करना है और ऐड करना है और रूट के अंदर इंक्लूड भी करना है। tan theta will give you the direction of resultant vector। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं भाई, क्या है, do not resolve the vector at its head। तो फिर से जब भी आप कोई भी वेक्टर को रिजोल्यूट कर रहे हो उससे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, तो आपको ख्याल रखना है कि आप कॉमन टेल्स करके ही करें उसको। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि वेक्टर बी है, तो ये इस तरह से cos थीटा sin थीटा बी cos थीटा बी sin थीटा नहीं होने वाला है, यहीं पर आपको मिलेंगे, है ना। तो कंपोनेंट्स को आप बोल सकते हैं इट इज लाइक शेडोज, है ना। तो यहाँ से आप मान लीजिए लाइट थ्रो कर रहे हो, है ना, तो उसका शेडो आपको यही मिलेगा। यहाँ से लाइट थ्रो करने पर शेडो अभी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे ही शेडो मिलता है। उसी तरह से आप जब भी यहाँ से लाइट थ्रो कर रहे हो, मान लीजिए आप यहाँ से लाइट थ्रो कर रहे हो, तो शेडो यहीं पे मिलता है, यहाँ शेडो नहीं मिलता है, उसके लिए लाइट को यहाँ से थ्रो करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमें ख्याल में रखना है कि भाई हेड से कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ टेल से ही उसको रिजोल्यूट करना है। ये कुछ और आ गया है, आई डोंट ऑलवेज वेक्टर जोक्स, ओके, बट व्हेन आई डू आई जे ए
ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से मैं ऐसा मानता हूँ कि आजकल हमारा जो जनरेशन है वो हमारे लाइफ में हमने मीम्स को इतनी तरह से इतने ज़्यादा इंक्लूड कर लिया है कि हम उससे भाग नहीं सकते हैं। और अगर पढ़ाई में भी उसको इंक्लूड कर लिया जाए तो उससे बढ़िया तरीका पढ़ने का कोई हो सकता है, ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ। इसलिए हमने रिवीजन में थोड़े बहुत मीम्स को इंक्लूड किया है ना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो वो जो लाइक बटन दिख रहा है वो आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर के साथ कोई फर्क नहीं है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन वुड रिमेन द सेम अनलेस आपका रियल नंबर जो है वो नेगेटिव है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप स्केलर के साथ रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डायमेंशन रिमेन्स द सेम। स्केलर के साथ अगर आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हो तो देयर आर चांसेस कि उससे डायमेंशन चेंज हो सकते हैं। जिस तरह से वेलोसिटी को 5 से मल्टीप्लाई करने पर, 5 इज द रियल नंबर, 5 से मल्टीप्लाई करने पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो जाएगा, उसका डायमेंशन वही रहेगा, दैट इज m0 l1 t-1। और अगर आप उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड तो ऑफकोर्स चेंज होने ही वाला है, उसके साथ उसका डायमेंशन भी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी इनटू टाइम, आपको डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट पहले, सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि उसका जो आंसर मिले वो हमें स्केलर मिले। दो वेक्टर को उस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि उसका आंसर जो मिले वो हमें क्या मिले, स्केलर मिले। तो उसका डेफिनेशन, उसको डॉट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। दैट इज ए डॉट बी इज ए बी ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर वेक्टर इनटू ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन अगेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फिर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि उसका जो आंसर मिले वो हमें क्या मिले, वेक्टर मिले। यस, सो ए क्रॉस बी वो हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन एफ का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने 3 तरीके देखे थे, है ना। राइट हैंड स्क्रू रूल, फिर राइट हैंड थंब रूल एंड फाइनली राइट हैंड पाम पुश रूल। तो ये तीनों तरीके हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वीडियो में जाके जो भी अप्रोप्रिएट क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो आपको तीनों में से जो भी तरीका अच्छा लग रहा है आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सबसे ज़्यादा सेकंड मेथड राइट एंड थंब रूल का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको ए क्रॉस बी कंपोनेंट्स के फॉर्म में निकालने हैं तो आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में उसको कर सकते हैं। बायो स्टूडेंट को अगर डिटर्मिनेंट नहीं पता है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, कोई भी चल सकता है। बट डिटर्मिनेंट सीख लेना अच्छी बात है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना। तो सबसे पहले एक बार क्विकली रिवाइज करने की कोशिश कर लेते हैं और बता देने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखो अगर मान लीजिए सबसे पहले आई को कंसिडर किया तो उसका रो और कॉलम निकाल दिया, बाकी जो बचा है ना उसको कैसे करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया ए वाई बी जेड माइनस इसको कर लिया। चलो तो ये फर्स्ट हो गया। फिर माइनस जे कर लीजिए, यहाँ पर जे प्लस लिया गया है, कोई बात नहीं, आपको अभी पता चल जाएगा। तो जे की बारी आए तो रो कॉलम निकाल लीजिए।
तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए एक्स मी जेड हो जाएगा यहाँ पर है, और मी एक्स ए जेड हो जाएगा, पर यहाँ पर हमने माइनस की जगह पे प्लस लिया हुआ है, इसलिए हमने उसका ऑर्डर जो है वो उल्टा कर दिया है। उसी तरह से जब हम बात करेंगे ए के बारे में तो रोज कॉलम निकाल दिया, रोज कॉलम निकालने के बाद फिर हमें जो बचा ए एक्स मी वाई माइनस मी एक्स ए वाई, इस तरह से हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ कोर्स डायरेक्शन के साथ पूरा वेक्टर एक रोस भी निकाल लेंगे। एक रोस भी के लिए हमें जो सिंपल सी बात याद रखनी है वो ए और बी जो भी दोनों ही एक प्लेन में पड़े हैं उससे परपेंडिकुलर हमें मिलने वाला है। तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट लेमिस थ्योरम, जिसके बारे में हमने वीडियो में बात नहीं किया है। तो यहाँ तक हमने वीकली हमने रिवाइज किया है, यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन करके हम बात करेंगे, ठीक है। तो लेमिस थ्योरम क्या है, सबसे पहले आपको 3 वेक्टर्स कंसीडर करना है ना। 3 वेक्टर्स हमने यहाँ पर फोर्स के फॉर्म में लिए हुए हैं, है ना। तो क्या है, 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं। आप बोलोगे यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है तीनों अलग अलग लग रहे हैं, या इसको रिफर करना है, हियर इट इज। तो फोर्स F1, फोर्स F2 और F3 तीनों ही फोर्सेस को हमने कंसीडर किया, तीनों ही एक पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं। दैट इज कोई भी आप पॉइंट बोल दो, उसको मान लीजिए पॉइंट ओ बता दीजिए, क्या होगा, दे आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब द नेट फोर्स ऑन ओ, ऑन पॉइंट ओ लिखते हैं, इज 0, पॉइंट ओ इज, तभी हम बोल सकते हैं दैट इज इन इक्विलिब्रियम। तब इफ इट इज लाइक दैट, इफ तीनों फोर्स मिला के इक्विलिब्रियम हो रहा है, तीनों वेक्टर का एडिशन 0 हो रहा है, तो then each force is proportional to the sine of the angle between two vectors। तो आप वेक्टर एडिशन के लिए मान लीजिए इसी जगह पे मैं वेक्टर ए मान लेता हूँ, इसी जगह पे मैं वेक्टर बी मान लेता हूँ, और इसी जगह पे मान लीजिए वेक्टर सी है। तो अगर आप देखेंगे, आप जब तीनों वेक्टर्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट है वो आपको क्या मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। जब ऐसा हो रहा है तब आप क्या बोल सकते हैं कि भाई F1 या तो फिर A अपॉन द एंगल ऑपोजिट टू दैट। तो अगर वेक्टर ए आपने यहाँ पर लिया है तो उससे ऑपोजिट एंगल अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर आप मान लीजिए तो F1 उससे ऑपोजिट एंगल अल्फा हो जाएगा, अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर बी, बी इज ओवर हियर, उसको ऑपोजिट वाला एंगल है बीटा, यहाँ पर भी आप देख लीजिए F2 को बी मान लो तो उसको ऑपोजिट वाला एंगल है बीटा यहाँ पर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी अपॉन साइन सी कहाँ है, ये रहा, उसके सामने एंगल है गामा, ठीक है। तो आप वेक्टर भी बता सकते हैं, या फिर आप वेक्टर ए बी सी भी बता सकते हैं, फोर्स भी कंसीडर करके आप लेमिस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर कुछ और बताया गया है, और F1 अपॉन पी यू, तो एंगल जो है ऑफकोर्स वो साइड के प्रपोर्शनल में ही होने वाला है, इसलिए हमने इसको पी यू ले लिया। उसी तरह से F2 अपॉन क्यू आर हो जाएगा, और F3 अपॉन पी आर हम ले सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लेमिस थ्योरम। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में इसका इस्तेमाल हो सकता है, काफ़ी बार इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे डायरेक्शनल कोसाइन्स के बारे में। तो वो भी सिंपल सी बात है, वेक्टर में ले लिया हमने वेक्टर ए, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ये रहा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, हियर इट इज, एंड जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, हियर इट इज। तो अगर ये प्रोवाइडेड ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी है तो उससे पर्टिकुलर कोसाइन्स के बारे में बात करें, जिस तरह से कॉस अल्फा वो हो जाएगा
x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या फिर हम बोल सकते हैं x कंपोनेंट वुड बी ए ऑस अल्फा, तो इस तरह से ऑस मीटा वुड बी y कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, या फिर y कंपोनेंट वुड बी ए ऑस मीटा, एंड सिमिलरली फॉर z कंपोनेंट एज वेल। यहाँ पर ओस अल्फा, ओस मीटा और ओस गामा को कहा जाता है डायरेक्शनल ओसाइल। आप बोलेंगे ये तो कंपोनेंट लेने जैसा ही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना, तो उसी को हम डायरेक्शनल ओसाइल्स बताते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमें जो एक चीज समझनी है, दैट इज टू मोर फॉर्मूले, होल स्क्वायर अल्फा प्लस होल स्क्वायर बीटा प्लस होल स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसको ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के साथ प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये कोसाइन लो भी आप इसको बोल सकते हैं। इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि भाई sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 नॉट 1। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में आपको काम आएगा। ठीक है, ये और ये ठीक है। फाइनली वी कैन से यू जस्ट गॉट वेक्टर्ड, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा रिवीजन का तरीका अगर आपको यूनिक लगा है, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम शॉर्ट्स में सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपके एग्ज़ाम में जो टिप्स आपको काम आ सकती है वो भी हम डालते हैं। हम इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी चीज़ें, हमारा ओएसिस रिव्यू करके जो हमारा हैंडल है, ये सारी लिंक आपको मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट हमारे सारे लेक्चर्स में आपको अगर जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हम जो मटेरियल बना रहे हैं, जैसे कि अभी जो हमने जो ये मीम वाला शेयर किया है वही आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपके रेफरेंस के लिए उसको आप रख सकते हैं, है ना। उसका लिंक भी हमने सब्सक्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, हमारे लिए कोई फीडबैक है तो ज़रूर से बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगा है तो ज़रूर से बताइए ताकि हम उसको जितना इम्प्रूव कर सकें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।